सनम अधीर से डर भी रही थी और उसे अधीर पर गुस्सा भी आ रहा था। आज वो इतनी परेशान है तो सिर्फ अधीर की वजह से। अधीर अपनी गुस्सैल निगाहों से सनम को पीछे से देख रहा था। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी से कैसे बचे। अधीर ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था और सनम उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने पैर जोर से अधीर के पैर पर दे मारा। अधीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही खड़ा रहा। सनम अपनी हील्स को उसके जूतों में घुसाने की कोशिश कर रही थी पर अधीर को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। सनम की जी तोड़ मेहनत देखकर अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने सनम को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। सनम अभी भी उसके जूतों में अपनी हील्स घुसाने की कोशिश कर रही थी। अधीर उसे कातिल निगाहों से देख रहा था। उसने सनम की ठोड़ी को पकड़ा और बोला, इतनी मेहनत मेरी फीलिंग्स को समझने में की होती तो आज ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। खैर, तुम सीधी उंगली से मारने वाले लोगों में तो हो ही नहीं। तुम्हारे साथ तो वही करना चाहिए जिसे मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। सनम अधीर को हैरानी से देख रही थी। तभी अधीर ने अपने हाथ को गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड ने अधीर के हाथ में एक रुमाल रख दिया। अधीर अपनी जुनूनी निगाहों से सनम की तरफ देख रहा था। सनम कुछ नहीं समझ पा रही थी, वो बस अधीर को देखे जा रही थी। तभी अधीर ने उस रुमाल को सनम के नाक पर लगा दिया। अधीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और सनम रुमाल की सूंघ मात्र से बेहोश होकर अधीर की बाहों में झूलने लगी। अधीर बेशुमार प्यार से सनम को देख रहा था जो उसकी बाहों में बेहोश थी। अधीर ने सनम को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। अधीर सनम को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। सनम उसकी गोद में लेटी हुई थी। अधीर दीवानों की तरह उसके चेहरे को देख रहा था जिस पर थकान, धूल मिट्टी और मासूमियत दिख रही थी। अधीर ने शिद्दत से सनम के बालों को ठीक किया और उसके कान के पीछे कर दिए। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सनम के चेहरे को साफ करते हुए दीवानों की तरह बोला, मेरी जान हो तुम, नासों से रखना चाहता हूँ और देखो क्या हाल बना लिया है तुमने खुद का। पर कोई बात नहीं, अब से तुम्हारा एक एक पल अधीर के साथ उसकी बाहों में घुसेगा। अब से तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा पाओगी। ऐसे बंधन में बांध दूंगा कि उससे छूटना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अधीर के चेहरे पर सनम के लिए पागलपन और दीवानापन साफ साफ दिख रहा था। वो सनम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और आने वाले समय में वो पता नहीं क्या क्या करने वाला है। अधीर ने उसके चेहरे को साफ किया और सनम को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ। रोशनी के नाम पर बस एक रोशनदान से आती हुई जरा सी किरण थी जो उस डरावने अंधेरे कमरे में रोशनी फैलाने में नाकाम साबित हो रही थी। फर्श पर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां ही पंखुड़ियां फैली हुई थी। उनकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उनकी वजह से फर्श तक नहीं दिख रहा था। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी, अपनी बेहद आकर्षक और खूबसूरत खुशबू फैला रही थी। इन्हीं पंखुड़ियों के ऊपर रूम के एकदम बीचों बीच एक हसीन लड़की बेसुध सी जमीन पर उन पंखुड़ियों पर लेटी हुई थी। उसके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियों को सजाया गया था। उस लड़की को कोई होश नहीं था पर फिर भी उसे एहसास हो रहा था जैसे किसी के मजबूत हाथ उसके चेहरे को शिद्दत से छू रहे हैं। उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर घूम रही हैं जिससे उस लड़की के बदन में सिरहन पैदा हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि किसी की जुनूनी और दीवानी की भरी निगाहें उसे बेहद आकर्षक तरीके से घूर रही हैं। धीरे धीरे उसके खूबसूरत चेहरे पर पसीने की बूंदें निकलने लगी। उस शख्स की छुअन बड़ी खतरनाक और उतनी ही दीवानगी से भरी हुई थी। लड़की का बदन कांप रहा था, वो डर रही थी और डर के मारे वो जोर से चिल्लाई और उसकी खूबसूरत नीली आंखें खुल गईं। गुलाब की पंखुड़ियों पर लेटी उस नाजुक सी हसीना ने अपनी आंखें खोली और अपनी खूबसूरत नीली आंखों से जिनमें सिर्फ खौफ भरा हुआ था चारों तरफ देखने लगी। उसे गुलाब की तेज महक आ रही थी। उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं था। मतलब क्या वो सपना देख रही थी? रोशनदान से आती हल्की हल्की रोशनी उसके खूबसूरत पर डरे हुए चेहरे पर दिख रही थी। लड़की ने हिम्मत की और उठने की कोशिश की। तभी उसके कानों में किसी के जूतों की आवाज सुनाई दी। उन जूतों की टक टक की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लड़की डरने लगी और उठकर बैठ गई। उसके भूरे रेशमी बाल बिखरे हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो अपनी नीली आंखों से चारों तरफ देख रही थी। जूतों की आवाज अब और करीब आने लगी थी। सनम ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और बोली, शांत हो जा, हिम्मत, करने से कुछ नहीं होगा। सनम ने गहरी सांस ली और उस आवाज को महसूस करने लगी। तभी एक आदमी जो बेहद आकर्षक और उतना ही खतरनाक लग रहा था उसके पास आया। लड़की उसके जूते देख रही थी और मन ही मन घबरा रही थी। वो आदमी उसके बेहद करीब अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी दीवानगी भरी निगाहों से बेसब्र होकर देखने लगा। उसका जुनून, उसका दीवानापन, उसका पागलपन उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था जो सिर्फ उस लड़की के लिए था। सनम की हिम्मत नहीं थी उससे नजरें मिला पाए क्योंकि उसकी आंखें उसे इतनी बेचैनी से घूरती हैं कि जिस्म का हर तार हिल जाता है। उस आकर्षक आदमी ने अपने हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। लड़की डर के मारे पीछे होने लगी पर उस आदमी ने उसके चेहरे पर आई लत को बड़े जुनून से उसके कान के पीछे किया और आंखों में नशा लिए उसके नाजुक होठों को पागलों की तरह देखने लगा। आदमी ने अपने कोट की जेब से एक गुलाब का फूल निकाला और उसे उस लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। लड़की कांपती हुई उसे देख रही थी। तभी उस आदमी ने उस गुलाब के फूल को बड़े नशे से और दीवानगी से उसके चेहरे पर फेरा। गुलाब का फूल उसके माथे से होते हुए उसकी आंखों पर आ रहा था और उससे होते हुए उसके नाजुक होठों पर घूम रहा था। फूल की पंखुड़ियां सनम के होठों को छू रही थी। सनम ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वो आदमी जिसका ऑरा बेहद आकर्षक और डरावना था उसने अपनी काली गहरी आंखों से सनम के चेहरे को देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, मेरा चांद। इतना सुनते ही सनम ने झट से अपनी आंखें खोल दी और गुस्से से उस आदमी को घूरने लगी। दोनों की आंखें आपस में मिली और एक अलग ही तरंग पैदा होने लगी। सनम की आंखों में गुस्सा था, वहीं अधीर की आंखों में दीवानापन और जुनून सवार था। उसने सनम की नीली आंखों को देखा और बड़े खतरनाक तरीके से बोला, तेरा ही साथ चाहना, तेरी ही बात थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। तू मुझसे फिर न छूटना, कभी कहीं न घूमना। मेरा सब कुछ ही तू है, तुझसे ही है। तेरी हर एक सांस पर, तेरे होने पर, तेरे रोने पर हक है बस मेरा, सिर्फ मेरा। सनम अधीर के जुनून को देख रही थी जो उसके सर चढ़कर बोला था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था। सनम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? जब से चेन्नई आई हूं मेरा जीना हराम कर दिया है। जहां जाती हूं आपका ही एहसास वहां पहुंच जाता है। क्यों पीछे पड़े हैं आप मेरे? अरे मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हूं। सनम की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर हद से ज्यादा खतरनाक मुस्कान आ गई और वो उस गुलाब के फूल को चूमते हुए जुनून से बोला, अब वक्त ही वक्त है, मैं हूं, तुम हो और ये हमारा डेविल मैंशन है। जितना चाहो मुझे जान लो, तुम्हारा ही तो हूं। अधीर की डरावनी मुस्कान देखकर सनम सहम गई और आसपास मदद के लिए देखने लगी पर कोई फायदा नहीं था। अधीर खड़ा हुआ और गुलाब के फूल को अपनी जेब में डालकर बोला, अब तुम्हें कोई धमकी नहीं दूंगा क्योंकि अब सीधा एक्शन होगा। अधीर वहां से चला गया। उसके जाते ही सनम ने जोर से जमीन पर अपने पैर पटके और गुस्से से बोली, क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये माफिया मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? इन्हें कैसे समझाऊं? मैं नहीं रह सकती इनके साथ। पर सनम तू हार नहीं मान सकती, तुझे यहाँ से निकलना ही होगा। सनम हिम्मत करके खड़ी हुई। उसने अपने आप को ठीक किया और जिस तरफ अधीर गया था उस तरफ चलने लगी। उसने गेट को खोला और बाहर आ गई। सनम लॉबी में आई। उसने देखा वो मैंशन की तीसरी मंजिल पर थी। सनम तेजी से आगे बढ़ने लगी और सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगी। हॉल में कोई नहीं दिख रहा था। सनम हॉल में आई और बिना इधर उधर देखे वो सीधा बाहर की तरफ भागने लगी। तभी हॉल में पिंजरे में कैद माइकल बेहद जोर से दहाड़ा जिसकी गूंज से सनम बुरी तरह से डर गई और उसका बैलेंस ना रहने की वजह से वो वहीं गिर गई। सनम ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसकी आत्मा हिल गई। उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें एक खूंखार और विशाल शेर अपनी खतरनाक नजरों से सनम को देख रहा था। इतने बड़े शेर को देखकर सनम डर गई और बेहद जोर से चिल्लाई, अधीर अधीर।
सनम की चीख सुनकर माइकल गौर से उसे देखने लगा और सारे गार्ड्स हॉल में इकट्ठे हो गए। सनम पीछे हट गई और उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो शेर को देखते हुए अधीर को पुकार रही थी। माइकल एकटक सनम को देख रहा था और पिंजरे से बाहर आने के लिए बेकाबू हो रहा था। सनम उसे देखकर और जोर से चिल्लाई। अधीर जो अपने रूम में था सनम की चीख सुनकर तेजी से रूम से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसने देखा सनम हॉल के बीचों बीच खड़ी कांप रही थी। अधीर सनम के पास आया तो सनम झट से उसके सीने से लग गई। अधीर ने उसे पकड़ा और उसकी पीठ से हिलाकर बोला, हुआ क्या है, इतना जोर से क्यों चिल्लाई? सनम ने कसकर अधीर की शर्ट को पकड़ लिया। वो अधीर की बाहों में कांप रही थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से इशारा किया तो अधीर ने देखा सामने माइकल सनम को देख बेकाबू हो रहा था और पिंजरे से बाहर आना चाहता था। अधीर ने गहरी सांस ली और सनम को अपनी बाहों से अलग कर दिया। तभी सनम वापस उसके सीने से लग गई और बोली, अरे मत करो ना मुझे, अरे मत करो ना, मुझे डर लग रहा है, ये शेर पक्का मुझे मार देगा आज। अधीर ने माइकल की तरफ देखा। उसने सनम को कस लिया अपनी बाहों में और कातिल मुस्कान लिए माइकल को देखने लगा। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ फैमिली एफएम पर। अधीर और माइकल एक दूसरे को शैतानी नजरों से देख रहे थे। सनम को यूं अधीर के सीने से लगी हुई देखकर माइकल बहुत खुश हो गया था। वो समझ गया था कि यही अधीर का चांद है, यही है माइकल की मालकिन, यही है इस डेविल मैंशन की रानी। माइकल अपनी मालकिन से मिलने के लिए बेताब हो रहा था, इसलिए वो पिंजरे के सलियों को जोर से धक्का मार रहा था और दहाड़ रहा था। जैसे जैसे माइकल दहाड़ता वैसे वैसे सनम जोर से चिल्लाती और अधीर को कसकर पकड़ लेती। अधीर ने देखा सनम बहुत ज्यादा डर रही थी, ऐसे में तो वो माइकल से मिल नहीं पाएगी। अधीर ने माइकल की तरफ देखा और उसे अपना हाथ दिखाकर शांत रहने को कहा। माइकल शांत होकर नीचे बैठ गया और बेताबी से सनम की तरफ देखने लगा। माइकल बहुत खुश था। अधीर ने सनम की पीठ को सहलाकर बोला, अब डरने की जरूरत नहीं है, वो शांत हो गया है। सनम अधीर की बाहों से अलग हुई और पीछे मुड़कर माइकल को डरते हुए देखने लगी। माइकल ने अपना एक पंजा ऊपर किया और सनम को न जाने क्या इशारा करने लगा। सनम कुछ समझी। उसने अधीर की बाजू को पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, हे भगवान, क्या किस्मत लिखी है आपने। कहाँ इस जंगल में जंगली जानवरों के बीच में आ गई हूँ मैं। अरे कौन से गरीब का खाना छीन लिया था मैंने जो ऐसा पाप मिल रहा है मुझे। सही कहते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते उनके साथ यही होता है। सनम की बात सुनकर अधीर ने उसके हाथ को कसकर दबा दिया और बोला, ज्यादा जुबान मत चलाओ वरना पिंजरे के अंदर भेज दूंगा। सनम बोली, अच्छा ही है, आपके साथ पल पल गुजारने से अच्छा है एक झटके में इस जानवर के हाथों से मर जाओ। अधीर बोला, पर वो तुम्हें मारेगा नहीं, मुझसे ज्यादा उसने तुम्हारा इंतजार किया है। और एक मिनट, तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें तो मैं ऊपर छोड़ कर आया था ना, भागने की कोशिश कर रही थी मेरी जान, पर अब कहीं नहीं जा सकती। अब माइकल आ चुका है जिसकी नजर 24 घंटे तुम्हारे ऊपर होगी। सनम बोली, प्लीज यार आप मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं इतने बड़े देश के इस शहर में आ गई अपने आप को जंगल की रानी बनाने के लिए। सनम ने इतना ही कहा था कि तभी माइकल अपनी जगह से खड़ा हो गया, जिसे देखकर सनम डरकर अधीर के गले लग गई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं जाना, कहीं कहीं नहीं जाना, यही हूँ आप सबके पास बस। अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने सनम के बालों में हाथ फेरा और रॉब से बोला, वेरी गुड गर्ल। इतना कहकर अधीर ने सनम को खुद से दूर कर दिया और वहां से जाने लगा तो सनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगी। अधीर ने उसे तिरछी नजरों से देखा और फिर रहस्यमयी नजरों से माइकल की तरफ देखा। वो भी आंखों ही आंखों से अधीर से बातें कर रहा था। अधीर बाहर लॉन में आया तो सारे गार्ड्स उसके सामने आ गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। अधीर ने सबको अपनी तेज नजरों से देखा और सख्ती से बोला, तुम सबके काम में कभी कोई कमी नहीं रही है, हमेशा मुझे गर्व ही महसूस करवाया है, तो आगे भी सबसे यही उम्मीद है। अब हमारे मैंशन में मेरी जान, मेरी रानी आ चुकी है हमेशा के लिए, और इनकी थोड़ी आदत खराब है भागने की, तो पूरे मैंशन की सिक्योरिटी टाइट कर दो, ये यहाँ से कहीं ना जा पाए। वैसे तो माइकल पूरे वक्त मैंशन में रहेगा तो फिक्र की बात है ही नहीं, पर इसे यहाँ से हिलने भी नहीं देना। इतना कहकर अधीर शैतानी मुस्कान लिए सनम की तरफ देखने लगा जो मुंह बिगाड़कर अधीर को देख रही थी। अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए अपने सभी गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा किया और सनम के खूबसूरत और डरे हुए चेहरे को देखकर बोला, अब कोई चालाकी मत करना वरना। सनम ने मुंह बनाया और अधीर का हाथ छोड़कर बोली, ज्यादा पनिए मत, एक जानवर दिखाकर आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकते हैं और मैं उससे डरती भी नहीं हूँ। अधीर ने कहा, अच्छा। अधीर ने इतना ही कहा था कि तभी अंदर से माइकल दहाड़ा तो सनम झेप गई। उसने झट से अधीर का हाथ पकड़ लिया। अधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सनम को अपनी गोद में उठा लिया और अंदर चला गया। दोनों हॉल से गुजर रहे थे। सनम ने अधीर की गोद में छुप के माइकल की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। सनम ने अधीर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। अधीर ने माइकल को देखा और सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। अधीर अपने रूम में आया। उसने सनम को अपनी गोद से उतारा और खड़ा कर दिया। सनम पूरे कमरे को देखने लगी जो काफी शांत और सिंपल सोबर दिख रहा था। रूम काफी बड़ा था। सनम को यूं खड़ा देख अधीर बोला, पूरी जिंदगी यही बितानी है तुम्हें मेरे साथ। अधीर की ये बात सुनकर सनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके गाल लाल हो गए, उसके बदन में सिरहन पैदा हो गई। वो बहुत अलग सा महसूस कर रही थी पर अपने भावों को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। उसके लिए ये इमेजिन करना कि वो और अधीर जिंदगी भर एक साथ एक रूम में रहेंगे बहुत आकर्षक और हसीन लग रहा था। अधीर ने सनम के चेहरे को देखने की कोशिश की तो सनम ने अपना मुंह फेर लिया और इधर उधर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अधीर को उसके जज्बातों के बारे में पता चले। अधीर ने गहरी सांस ली और अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और अपने खूंखार जंगल को देखने लगा। सनम रूम को देखने लगी। सभी दीवारों पर अधीर और माइकल की तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा था कि अधीर और उसका शेर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। सनम आगे बढ़ी। उसने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर को देखा जिसमें पूरा राजपूत परिवार दिखाई दे रहा था। उस खूबसूरत परिवार को देखकर सनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसने नोटिस किया कि इस तस्वीर में दिख रहे सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं सिवाय दो लोगों के, एक तो अधीर और दूसरे आदमी को सनम पहचानी नहीं और बोली, देखो तो अकड़ू इंसान यहाँ भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, कैसे खड़े हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती खड़ा किया है, कोई मुस्कान ही नहीं है इनके चेहरे पर। और ये अंकल शायद अधीर के पापा ही होंगे, मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत। मैंने सुना है उन्हें भी ज्यादा हंसी नहीं आती, तो पक्का ये दोनों बाप बेटे हैं। वैसे भी दोनों की शक्ल कितनी मिल रही है। बस मेरे अधीर जवान है और वो थोड़े उम्र दराज दिख रहे हैं पर इतने ज्यादा भी नहीं। यार इनको देखकर कौन कहेगा कि अधीर जितना बड़ा उनका बेटा है जो बहू लाने पर तुला हुआ है। सनम आराम से बोले जा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसने अनजाने में अधीर को मेरा अधीर कहा था। सनम ने तस्वीर में बाकी सभी को देखा और सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। सनम उन्हें देखकर बोली, इस परिवार को कभी किसी की नजर न लगे, आप सब हमेशा खुश रहिए। सनम वहां से आगे बढ़ गई। उसने देखा नेक्स्ट तस्वीर सिर्फ अधीर की थी जिसमें वो एक भेड़िए से लड़ रहा था। उसके बदन पर शर्ट नहीं था, उसका आकर्षक जिस्म दिख रहा था। ऊपर से उसके सीने पर वो शेर का टैटू, उस पर 4 चांद लगा रहा था। उसने देखा बालकनी से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सनम बालकनी की तरफ बढ़ने लगी और बाहर चली गई। वहां के खूबसूरत नजारों को देखकर सनम मनमोहित हो गई और तेजी से रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और रात के अंधेरे में घने जंगल को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके बगल में खड़ा उसका दीवाना उसे जुनून और शिद्दत से देख रहा है। सनम ने जंगल को देखा और कहा, मिस्टर माफिया, ऐसे एक बात तो है, यहाँ सुकून बहुत है। सनम की बात सुनकर अधीर का दिल धक धक करने लगा।
वो दीवाना तो यही चाहता था कि सनम को सब कुछ अच्छा लगे और वो हमेशा के लिए उसके पास रहे। अधीर अपनी सच्ची शिद्दत से सनम के चेहरे की खुशी को देख रहा था। अधीर थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, सनम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अधीर की बात सुनकर सनम दंग रह गई, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सनम महसूस कर रही थी कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सनम का दिल अधीर की ओर बढ़ रहा था, वहीं उसका दिमाग उसे अधीर से दूर करना चाह रहा था। सनम एक अजीब कश्मकश में उलझी हुई थी। सनम की खामोशी देखकर अधीर उसके और पास आया। उसने रेलिंग को पकड़े हुए सनम के हाथ को पकड़ लिया और दीवानों की तरह बोला, तुम्हारे अंदर जो जंग चल रही है उसे शांत करने का एकमात्र जरिया मैं ही हूँ। सनम जंगल को देखते हुए बोली, और मैं कह दूं कि ये जंग आपकी वजह से ही है तो? अधीर ने सनम की बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और जुनून से बोला, तो खुद को मुझे सौंप दो, तुम्हारी मंजिल मैं ही हूँ। सनम भरी हुई आंखों से अधीर को देखते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा को माफिया पसंद नहीं है, आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अधीर बोला, मुझे तुम्हारे अलावा किसी दूसरे की पड़ी नहीं है। सनम बोली, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा से बेहद प्यार है, उनकी फिक्र और इज्जत है। धीरे धीरे अधीर को गुस्सा आने लगा। उसके हाथ सनम की बाजुओं पर कसते जा रहे थे। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। सनम अधीर के गुस्से को देखकर बोली, मत कीजिए गुस्सा, क्यों खुद को इतनी तकलीफ देते हो? देखो कैसे आपकी नसें फूट रही हैं। प्लीज अधीर, कुछ फायदा नहीं है मेरे यहाँ रहने से, क्योंकि मैं आपकी तरफ बढ़ ही नहीं सकती और ना आपको अपनी तरफ बढ़ने दूंगी, और तकलीफ सिर्फ आपको होगी। अधीर को बहुत गुस्सा आया। उसने सनम की ठोड़ी को पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या करूं? मजबूर कर दिया है इस दिल ने मुझे, वरना अभी तक तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी होती। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा, अब मैं वही करूंगा। इतना कहकर अधीर सनम को छोड़कर गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाते ही सनम दुखी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, तकलीफ सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी होती है अधीर, पर मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। पता नहीं ऐसी क्या वजह है कि मेरे मम्मी पापा माफिया लोगों से इतनी नफरत करते हैं और उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकती। सनम उदास होकर रूम में चली गई, पर वहां कोई नहीं था। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। काफी देर तक अधीर भी रूम में नहीं आया। सनम को उसकी फिक्र हो रही थी। वो परेशान होकर रूम में इधर उधर टहलने लगी, फिर भी उसे आराम नहीं मिल रहा था। वो रूम से बाहर निकल गई। वो सीधा नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे याद आया कि हॉल में तो माइकल बैठा रहता है। सनम ने चारों तरफ देखा, पर वहां पर माइकल नहीं था। सनम ने चैन की सांस ली और नीचे हॉल में आई और वहां खड़े गार्ड को बोली, अधीर कहाँ है? गार्ड ने कहा, बॉस ऊपर छत पर है और माइकल भी उनके साथ ही है। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149